शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक निश्चय। उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि सूर्य उसके ऊपर चढ़ आया है। वह थोड़ी देर पड़ा रहा। यद्यपि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। उसी समय उसकी माँ छत पर आती दिखाई पड़ी। वह करवट बदलकर माँ की तरफ देखने लगा। माँ उसके पास आ चुकी थी और उसके बालों में प्यार भरा हाथ फेरती हुई बोली, जाना नहीं है बेटा। उसने लेटे लेटे ही माँ की तरफ आंख उठाकर देखा, मानो वह आंखों से ही कहना चाहता हो, जाऊंगा क्यों नहीं, यह तो हमारी दिनचर्या है। वह माँ के साथ छत से उतर आया। कुल्ला करते हुए उसने देखा उसकी बहन रेखा उसके कपड़ों पर प्रेस कर रही है। उसका छोटा भाई बड़ी तल्लीनता से उसके जूते पर पॉलिश कर रहा था। भाई के माथे पर झुके बाल पॉलिश करने वाले हाथों के साथ बड़े लयबद्ध तरीके से झूल रहे थे। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसे भेजे जाने के लिए लोग कितने लग्न से युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं। उसने सोचा, उसके घर के लोग उसको ठीक ठाक रखने के लिए खुद काफी अस्त व्यस्त हो गए हैं। वह आंगन में पड़ी खाट पर बैठ गया। तभी उसकी माँ चाय ले आई। चाय पीते हुए वह सोचने लगा, आखिर इन लोगों का उत्साह क्षीण क्यों नहीं होता। अब तो यह कोई नई बात नहीं है। उसका छोटा भाई बड़ी तल्लीनता से उसके जूते पर पॉलिश कर रहा था। भाई के माथे पर झुके बाल पॉलिश करने वाले हाथों के साथ बड़े लयबद्ध तरीके से झूल रहे थे। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसे भेजे जाने के लिए लोग कितने लग्न से युद्ध स्तर की तैयारी कर रहे हैं। उसने सोचा, उसके घर के लोग उसको ठीक ठाक रखने के लिए खुद काफी अस्त व्यस्त हो गए हैं। वह आंगन में पड़ी खाट पर बैठ गया। तभी उसकी माँ चाय ले आई। चाय पीते हुए वह सोचने लगा, आखिर इन लोगों का उत्साह क्षीण क्यों नहीं होता। अब तो यह कोई नई बात नहीं है। जबकि वह सोचता है, नौकरी तो सपनों में ही मिलेगी। उसे लगा नौकरी पाना अब उसके बस में नहीं। वह तो दिन में सपने देखने जैसा रह गया है। शुरू शुरू में जब वह बीए फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था तो वह कितने उत्साह के साथ भरा हुआ था, मिलने वाली नौकरी के प्रति और उससे संवरने वाले जीवन के भी प्रति। उसके घर वाले भी, यानी माँ, बहन, भाई व पिताजी, सभी के चेहरों पर उसने उस समय एक कल्पना में डूबी आश्वासन की चमक देखी थी। वह चमक जो किसी को पारस पत्थर मिलने की कल्पना से होती है। उनके आश्वासन चेहरों की वह चमक धीरे धीरे कितनी धूमिल पड़ गई है। वह चमक चाहकर भी वह अभी तक नहीं देख पाया है और शायद भविष्य में भी उसे उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि उनकी चमक उसकी नौकरी का इंतजार कर रही है। साहबजादे 9 बज रहे हैं। उसके पिताजी जो पूजा करके उठे थे आते हुए बोले।
वह पिताजी के वाक्यों की तलखी को काफी गहराई से महसूस करता है। इधर थोड़े दिनों से पिताजी उसके साथ बोलने में व्यंग का भी प्रयोग करने लगे हैं। उसके साथ घर में केवल उसके पिताजी ही रूखा बोलते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, यद्यपि उसे लगा था कि वह कुछ बोल पड़ेगा, परंतु वह जानता था कि इसके बोलने से तकरार पैदा हो जाएगी, जिससे उसके जाने का रहा सहा मूड भी खत्म हो जाएगा। इन हालातों में माँ उसका ही पक्ष लेंगी, फिर वह लड़ाई खिसक के माँ बाप के पास चली जाएगी। वह जानता था बाप का रूखा बोलना किन्हीं मायनों में गलत भी तो नहीं था। उसके पिता रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस क्लर्क, जिसे मिडिल पास होने पर ही नौकरी मिल गई थी। उनका बेटा बीए पास होने पर भी बेकार था। उसके पिता, जिसके ऊपर बुढ़ापे और दमा ने आक्रमण कर रखा है, कितने अरमानों से उसे पढ़ाया लिखाया है। रेखा को हाई स्कूल पास करवा के घर में बिठा लिया। वह बेचारी पढ़ने के लिए कितनी उत्सुक थी। कई रोज उसने घर में कोहराम सा मचा दिया था। उसकी नौकरी मिलना तो दूर रहा, उसका खर्च ही परिवार के अन्य लोगों से काफी ज्यादा है। आखिर बाप परेशानी में बड़बड़ाएगा नहीं तो क्या। वह उठकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो देखा माँ उसके लिए रसोई में नाश्ता बनाकर तैयार कर रही है। उसकी बहन रेखा आंगन को पुकार रही है। वह अनमने भाव से कपड़ों को पहनने के लिए कमरे के अंदर चला गया। कपड़े पहनकर आया तो उसने देखा खाट के पास लोहे का वही छोटा सा स्टूल रखा है, जिस पर उसके लिए नाश्ता रखा जाएगा। वह खाट पर आकर बैठ गया। उसने स्टूल को उंगलियों से बजाना शुरू कर दिया। तभी उसकी बहन ने आकर नाश्ता रख दिया। वह जैसे तैसे 2 पराठे ठूस कर उठ खड़ा हुआ। जूता पहनते वक्त उसने देखा कि उसकी जुराबें उंगलियों के पास से फट गई हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह जुराबों को तार तार करके फेंक दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास जो चप्पल है वे उसका साथ पता नहीं कब छोड़ दे। ये शायद भगवान को भी ना मालूम होगा। उसने बुरी तरह अपने पैर जुराबों में ठूस दिए। उसी वक्त उसकी बहन उसका लेदर का बैग लेकर आकर खड़ी हो गई। उस बैग को देखते ही उसके ऊपर एक अजीब सी कोफ्त सवार हो गई। इस बैग के साथ लगा हुआ वह अपने आप को काफी अपमानित महसूस करता है। इस बैग से नफरत भी करता है। जो ही वह बैग लेकर घर से बाहर निकलता है, मोहल्ले में जिस जिसकी नजर उस पर पड़ती है, उन आंखों में अपने लिए एक सतही सहानुभूति देखता है, जिसमें लिखा होता है बेचारा नौकरी के लिए परेशान है। बेचारा शब्द सुनना व महसूस करना दोनों ही उसे काफी खलते हैं। बैग लेकर वह चलने लगा। रेखा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। बोली, भैया बेस्ट ऑफ लक। वह पलटकर अनजाने ही मुस्कुरा पड़ा और फिर ऑटोमेटिक तरीके से उसके मुंह से निकला थैंक यू।
उसके पैर अपने आप उस बस स्टॉप की ओर मुड़ चले जहां से उसे बस पकड़नी थी। उसने पैंट की जेब में हाथ डाला, अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि माँ ने रुपए रखे हैं कि नहीं। उसने रुपए निकाल के देखा तो मुड़े मुड़े नोट उसकी जेब में पड़े थे। वह कुछ द्रवित हो उठा। माँ बेचारी कितना ख्याल रखती है उसका। उसको कभी भी माँ से रुपए मांगने नहीं पड़ते। अक्सर ही उसके पास चुपके से 20 या 30 रुपए पहुंच जाते हैं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, 8 रुपए इधर के, 8 रुपए उधर के। उधर के बस स्टॉप से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दूर है, रिक्शे से जाना पड़ेगा, 5 रुपए उसके। इस प्रकार 4 रुपए फिर भी बच रहे थे। ठीक है, चाय सिगरेट के काम आएंगे। बस स्टॉप पहुंचकर उसकी अभ्यस्त आंखें दूर दूर तक बस को खोज करने लगी। पूरी की पूरी सड़क सोनी दिखाई पड़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, रोज की तरह बस स्टॉप पर भीड़ नहीं थी। थोड़ी देर के बाद पास से गुजरते हुए व्यक्ति से टाइम पूछा। अरे बाप रे, 10:30 बज गए। बस तो आकर चली गई होगी, उसने सोचा। वह काफी निराश हो गया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि दूसरी बस 11:15 बजे के पहले नहीं आएगी और उसे 11:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। उसने रिक्शा करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाने का निश्चय किया। कोई भी रिक्शा 12-15 से कम में तय नहीं हो रहा था। वह रिक्शा वालों के नेचर को अच्छी तरह से जानता था। बस निकल जाने पर उनके दाम एकदम से आगे बढ़ जाते थे। रिक्शे वाले सवारियों की मजबूरी बखूबी जानते थे। उसने थोड़ी दूर टहल मारी। उसने देखा कि एक रिक्शा वाला उसी की तरफ आ रहा है। वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया, मानो उसे रिक्शे का कोई खास जरूरत ना हो। कहाँ जाना है बाबूजी? रिक्शे वाले ने कहा। उसने पलट कर देखा। रिक्शे वाले की आंखों में कीचड़ था। दुबला पतला शरीर, बूढ़ी हो गई काया को अपने फटे कपड़ों से असफल ढकने की कोशिश करता हुआ वह एकदम दयनीयता की स्पष्ट छाप उस पर छोड़ रहा था। एक बार उसका मन हुआ कि इस रिक्शे वाले से बात ना की जाए। अन्य कोई मौका होता तो अवश्य उससे मुखातिब ना होता, परंतु आज वह काफी मजबूर था। और जब रिक्शे वाले ने वहां चलने के लिए 10 रुपए मांगे तो वह तुरंत गद्दी पर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एहसास हुआ कि रिक्शा भी अपने ड्राइवर की तरह कृशकाय है। उसने महसूस किया कि अगर रिक्शा इसी रफ्तार से चलता रहा तो वह समय से नहीं पहुंच पाएगा। वह अपने भीतर की झुंझलाहट महसूस करने लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो बोला, अरे यार, जल्दी जल्दी चलाओ। रिक्शे वाले के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। अलबत्ता रिक्शे की गति कुछ बढ़ती हुई अवश्य उसे महसूस हुई थी। उसे कुछ संतोष हुआ। उसने रिक्शे से ध्यान हटाकर इधर उधर देखना शुरू किया। फिर उसकी नजर रिक्शे से संघर्ष करते हुए रिक्शे वाले पर पड़ी। पसीने से सारे कपड़े उसके गीले हो गए थे तथा उसका शरीर मेहनत करते हुए काफी हाँफ रहा था।
उसे रिक्शे वाले पर कुछ दया आई। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कुछ धीमी हो गई है। वह खींचता हुआ बोला, अरे तेज चलाओ ना, अगर समय में पहुंच नहीं पाया तो मेरे रिक्शा करने का क्या फायदा रहेगा। और लगभग झुंझलाकर जवाब दिया, चला तो रहे हैं साहब, कोई मशीन तो नहीं बन जाऊंगा। आखिर जितना बूता होगा उसी हिसाब से रिक्शा चलेगा। फिर ये रिक्शा भी जन्मों पुराना है। वह रिक्शे वाले के जवाब से काफी शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। उसने सोचा, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना अमानवीय हो जाता है। उसने निश्चय किया कि अब वह रिक्शे वाले से कुछ नहीं कहेगा। रिक्शे वाले ने भी शायद अपने खुद के कहे वाक्यों की कठोरता महसूस कर ली थी और उसने अपना गुस्सा रिक्शे पर उतारना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप रिक्शे की चाल काफी तेज हो गई थी। फिर उसने रिक्शे को सामान्य गति पर लाते हुए कहा, क्या करें साहब, यहाँ की जो नगर महापालिका है वह इस सड़क को कभी बनवाती ही नहीं। इस सड़क पर तो मोटर कारों की चाल ही काफी कम हो जाती है। ये तो रिक्शा की बिसात ही क्या है। ऊपर से भगवान भी खूब कृपा कर रहा है। हवा उल्टी दिशा में बह रही है, इसलिए रिक्शे की चाल इतनी धीमी है। वह काफी गहराई से महसूस कर रहा था रिक्शे वाले की मजबूरी को। रिक्शे से उतरकर वह काफी लंबे लंबे डग भरता हुआ 10 नंबर के कमरे में घुस गया। उसने पाया अधिकारी के टेबल घेरे 3-4 लड़के खड़े हैं। अधिकारी कुछ गर्म स्वर में उनसे कह रहा था, तुम लोगों को हरदम यही धुन लगी रहती है कि भेज दो। जब भेजते हैं तो सक्सेस नहीं पाते। फिर जरा नर्म स्वर में बोला, स्टेनो का तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फिर निश्चिंत हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। अभी पिछली दफा तुम्हें उस बैंक में भेजा था, कोई भी सफल नहीं हो पाया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नो सर, सब लड़के एक साथ बोले। उनकी गर्दन झुकी हुई थी व उनके चेहरे लतियाए हुए लग रहे थे। वह उनकी मजबूरियां काफी गहराई से समझ रहा था। वह जानता था बेचारों ने पता नहीं किन किन मुसीबतों से टाइपिंग सीखी होगी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का चक्कर पार किया होगा। अब प्रैक्टिस कैसे करें? उसके लिए रुपयों की जरूरत होती है और बेचारों के पास पैसा कहाँ है। उसने देखा लड़की लोग मेज छोड़कर दरवाजे से एक एक करके शांति से निकल गए। वह धीरे से अधिकारी के टेबल के पास बढ़ाया था। अधिकारी, जो गंभीरतापूर्वक कागजों का निरीक्षण कर रहा था, उसने गर्दन उठाकर प्रश्नवाचक तरीके से उसे घूरा। सर, आपने उस प्राइवेट फॉर्म में बुलाने के लिए भेजा था। इन शब्दों को बोलने में ही वह काफी हकला गया। मिस्टर, घड़ी देख रहे हैं? उसने अपनी कलाई की घड़ी आगे करके दिखलाई, फिर बोला, 12:30 बज रहे हैं। आपको 11 बजे बुलाया गया था। मैंने 10-12 लड़कों को भेज दिया। क्या करें सर, बस छूट गई थी, इसलिए देर हो गई। अब भी सर, अगर आप ऑर्डर इशू कर दें तो काम बन जाएगा।
सर, आप तो मेरी कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे पर संपूर्ण दयनीयता हृदय की उभर आई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं मजबूर हूं। इस तरह अधिकारी ने अपना दो टूक फैसला सुना दिया था और अपने कागजों में फिर खो गया था। फिर भी वह थोड़ी देर टेबल के पास खड़ा रहा। उसने सोचा एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाए, परंतु उसकी हिम्मत ना पड़ी। टेबल छोड़ते वक्त वह काफी रुआंसा हो गया था। बरामदा पार करते उसे अपने कदम बेड़ियों से जड़े हुए लग रहे थे। उसे लगा कि वह एकदम चल नहीं पाएगा। वह सोचने लगा, एक पोस्ट भी जिसमें 10-12 लड़के गए हैं, फिर इसमें एक भी शायद सिलेक्ट ना हो। ये प्राइवेट कंपनियों वाले बड़े बेकार होते हैं, सब पहले ही सिलेक्शन कर लेते हैं, सिर्फ ढोंग रचते हैं एम्प्लॉयमेंट से लड़के बुलाने का। यह सोचकर उसे वहां ना भेजे जा सकने की असफलता का एहसास काफी कम हुआ। वह विचार मग्न बाहर के गेट की सीढ़ियां उतर ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिए। उसने बड़ी उखड़ी निगाहों के साथ रखने वाले को देखा। वह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी हंसी जो एक आहत को देखकर दूसरे आहत को होती है। उसने बड़ी उदासीनता से उसके हाथ अपने कंधे से उतार कर बिना एक शब्द बोले आगे की ओर बढ़ गया। वह उसे टाल देना चाहता था और इसमें कामयाब भी हुआ। उस व्यक्ति ने फिर उसे नहीं टोका। वह व्यक्ति बेकारी के मामले में उससे काफी सीनियर था और बेकारी के विषय में उसके लेक्चर को सुनकर के जो वह अक्सर मिल जाने पर छेड़ दिया करता था, पूरी तरह से अपने आप को हताश नहीं करना चाहता था। उस व्यक्ति की बातों में देश, समाज, व्यवस्था व जीवन के प्रति जो निराशावादी विचार थे, वह किसी भी संघर्षशील नवयुवक को पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी थे। यद्यपि सही मायनों में संघर्षशील वह नहीं था, फिर भी घर वालों की वजह से वह संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण आशा की कोई न कोई किरण उसके अंदर अवश्य पड़ी थी, जो उसे प्रेरणा देती थी। इस कारण वह उससे ज्यादा लगाव चाह कर भी नहीं रखता था। उसे आश्चर्य होता था यह देखकर कि इस व्यक्ति ने अभी तक हिम्मत क्यों नहीं हारी। कहीं उसके भीतर भी कोई आशा की ज्योति तो नहीं जल रही, जो उसे हिम्मत हारने से विरत किए है। उसे वह पल याद आया जब वह पहले पहल रजिस्ट्रेशन करवाने आया था, तो यही व्यक्ति उसे मिला था। रूखे रूखे से बाल, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें गड्ढों में धसी हुई, साफ बिना प्रेस की कमीज व पैंट तथा जर्जर होती चप्पलें उसकी पहचान थी। उसे देखकर कोई दूर से ही कह सकता था कि वह बेरोजगार है। और वही क्यों, करीब करीब हर बेरोजगार की यही तस्वीर होती, बस कुछ फेर बदल के। उस समय वह व्यक्ति नोटिस बोर्ड पर लगे नए वांटेड कॉलम पढ़ रहा था। उसने रजिस्ट्रेशन ऑफिस का उस समय उससे पता पूछा था। फिर दोनों की अक्सर मुलाकातें हो जाया करती थी, क्योंकि दोनों का एक ही मिशन था। उसे महसूस हुआ कि उसने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है। उसने चाहा कि उसे पुकार कर बातचीत की जाए, परंतु वह कार्यालय के भीतर जा चुका था।
इस समय वह सड़क से मिलने वाले फुटपाथ पर चल रहा था। इसके एक ओर खूबसूरत लॉन बिछा था। उसने सोचा चलो लॉन में बैठकर कुछ आराम किया जाए। वह लॉन में घुसकर कहीं से एक ईंट उठा लाया। ईंट को उसने तकिए के रूप में इस्तेमाल किया। उसे इस वक्त अपनों के होने का एहसास नहीं था। उसके चेहरे पर अवसाद की काली छाया थी। पेड़ों की छाया में लेटा हुआ वह सोच रहा था किस तरह माँ ने 30 रुपए इंतजाम करके रखे होंगे। वह माँ के रुपयों के इंतजाम करने से काफी परिचित है। उसकी आंखों में कई दृश्य घूम जाते हैं। इस तरह से कलेजा निकालकर दिए गए रुपयों का इंतजाम इस रूप में सामने उसके समक्ष पहली बार नहीं आया है। उसने सोचा आखिर कब तक माँ की आकांक्षाओं के प्रति ये रुपए आने जाने की भेंट चढ़ते रहेंगे। उसे इस कार्यालय की व्यवस्था का एहसास काफी खुले रूप में नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं इसके जरिए कितनों ने नौकरी पाई है, फिर आखिर उसे क्यों नहीं मिलती। उसको इसका एक कारण नजर आया, आज की सड़ी गली अर्थव्यवस्था। इसको बदले बिना समाज में आमूल परिवर्तन आना असंभव है, उसने सोचा। उसका दिमाग अब बड़े दायरे में घूमने लगा था। वे काफी हद तक अपने को उत्तेजित महसूस कर रहा था। उसने जबरदस्ती अपने आप को सोच विचार से मुक्त किया और उठ बैठा। अब वह सड़क पर निकल आया था। उसने 5 रुपए देकर पानी पिया, जिससे उसकी अपनी उत्तेजना कुछ ठंडी पड़ती दिखाई दी। उसे बड़े जोर से सिगरेट की तलब महसूस हुई। वह पान की गुमटी की तरफ बढ़ आया और सिगरेट खरीदकर बड़ी अदा से सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखने लगा। उसे अपना ही चेहरा काफी बदला नजर आ रहा था। चेहरा पूरी तरह से गर्द में समाया हुआ था। होठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। उसे अपनी हालत पर बेवजह हंसी निकल आई। हंसने के कारण उसके फटे होठ में दर्द हुआ। फिर उसने पान वाले से 2 पान भी खरीद कर खा लिए। फिर बड़े साहबी अंदाज से अपने बस स्टॉप की ओर रुख किया। उसने जेब में हाथ डालकर देखा कि केवल 5 रुपए ही बचे थे। उसने कोसा खुद अपने आप को कि क्यों उसने बस के लिए पैसे नहीं छोड़े। फिर उसने पैदल ही अपने घर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। घर तक आते आते शाम हो चुकी थी। इतनी दूर का सफर पैदल तय करने के कारण उसकी टांगें काफी दुखने लगी थी। घर पहुंचने पर वह बुरी तरह से थक चुका था। आंगन में खड़ी खाट पर उसने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर वो उसी हालत में पड़ा रहा। फिर वह बैठकर जूते उतारने लगा। इसी बीच उसकी बहन आ गई। क्या हुआ भैया? आते ही उसने प्रश्न दागा था। उसका मन हुआ कि बुरी तरह से बहन को छिड़क दे कि होना क्या है, कभी कुछ हुआ है जो आज होगा। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा वह तो बेचारी कितनी ललक व सहानुभूति से उससे पूछने आई है, और वह उससे ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी।
उसके अपने झिड़कने के ख्याल आने के कारण काफी गिलानी हुई। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हम तो भाई काम योगी हैं, फल की आशा तो रखते नहीं हैं। माँ जो दरवाजे पर खड़ी भाई बहन की बातें सुन रही थी, बीच में कूद पड़ी और रेखा को डांटते हुए बोली, अरे क्यों बेचारे को परेशान करती हो? थका हुआ आया है, सवेरे से कुछ खाया नहीं है। चल पहले खाना परोस देती हूँ, फिर बातें कर लेना। वह बहन की बात को झेल गया था, परंतु उसे लगा कि माँ की सहानुभूति सह नहीं पाएगा। वह माँ की आंखों की तरलता बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसकी इच्छा हुई कि वह माँ के आंचल में सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े और नौकरी ना पाने की असमर्थता का एहसास करा दे, परंतु वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह रोकर खुद अपना तो जी हल्का कर लेगा, परंतु माँ के दुख को कई गुना बढ़ा देगा। और वह माँ को किसी भी हालत में दुखी नहीं देखना चाहता था। माँ का पंखा झलकते हुए उसके पास आ गई थी और बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हुए पूछा, बड़ी देर कर दी बेटा, क्या उन लोगों ने इंटरव्यू में भेजा? उसकी इच्छा हुई कि वह माँ को सब सच सच बता दे कि वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पैदल चल कर आया है, इसी कारण उसे देर हुई है। परंतु माँ की आंखों की निराशा वह सह नहीं पाएगा, क्योंकि उस वक्त माँ अपनी निराशा दबाकर खुद उसकी निराशा दूर करने लगेंगी, जो माँ से व्यक्त करते वक्त उसकी आंखों में छलक उठेगी और माँ के संतोषदायक वाक्य उसके कलेजे में बिध जाएंगे, जो उस जैसे भावुक व्यक्ति के सहनशीलता के बाहर होंगे। वह जानता था उसके पैदल आने के विषय में माँ यही कहेंगी, बेटा भगवान ने चाहा तो तू एक दिन मोटर में चलेगा। वह जानता है कि माँ के द्वारा दी गई दिलासा खुद उसकी माँ को संतोष देती है। हालांकि इस दिलासा देने की व्यर्थता वह काफी हद तक अपने अंदर महसूस करती है, जो उनके लिए निहायत त्रासदायक स्थिति होती है। वह माँ से झूठ बोल गया, हाँ माँ, इंटरव्यू में गया था। उन्होंने कहा है जिनको बुलाना होगा उसे कॉल लेटर भेज देंगे। माँ पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है और उनके चेहरे की चमक और ज्यादा हो जाती है। तभी रेखा खाना लगा देती है। वह हाथ मुंह धोकर खाने लगता है। खाना खाकर वह फिर मोजे जूते पहनने लगता है। माँ कहती है, क्यों अब कहाँ चल दिया? वह माँ की तरफ काफी आश्चर्य से देखता है कि क्या माँ नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वह सर नीचे किए जूते के फीते बांधते हुए कहता है, क्यों, क्या ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना है? माँ निरुपाय हो जाती है, फिर थके स्वर में बोलती है, अरे थोड़ी देर आराम कर लेता और आज ना जाता तो ठीक रहता। वह खड़ा हो जाता है, फिर हताश स्वर में बोलता है, हम गरीबों के भाग्य में आराम कहाँ है माँ? फिर आज नहीं जाऊंगा तो वह बनिए का बच्चा पैसा नहीं काट लेगा? यह कहकर बिना माँ की प्रतिक्रिया देखे वह दहलीज पार कर जाता है।
वापस आकर सोते वक्त वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो वो हर बार नौकरी लेने से चूक जा रहा है। उसकी बहुत इच्छा है अपने और घर वालों के सपने पूरे करने की, पर वह नहीं कर पा रहा है। वह फिर से अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है। तभी उसे अपने शिक्षक गुप्ता सर के बारे में ख्याल आता है, जो उसे हमेशा प्रेरित किया करते थे। दूसरे दिन वह गुप्ता सर के पास जाने के लिए सुबह सुबह निकल जाता है। अपना पूरा हाल सुनाकर वह मार्गदर्शन देने के लिए कहता है। गुप्ता सर उससे एक ऐसी बात कहते हैं जिससे नौकरी पाने की तरफ उसका नजरिया बदल जाता है। वह उसे बताते हैं कि नौकरी पाना अभी तक उसकी इच्छा है और एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। एक निर्णय बहुत कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। उसे सिर्फ इच्छा नहीं रखनी है, बल्कि नौकरी पाने का निश्चय करना है। फिर क्या था, उसने दिन रात मेहनत करनी चालू कर दी और नौकरी ना मिलने तक चैन से ना बैठने की ठान ली। और कुछ दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त भी करी। कुछ सालों में अपना पहला घर ले लिया। जो सपने उसने देखे थे उसे पूरा करने में वह आज सफल हुआ। माँ और पिताजी सब बहुत खुश थे। उसने आज भी ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ा था। नौकरी लगने के बाद भी वह ट्यूशन पढ़ाता रहा। हाँ, बस गरीबों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस नहीं लिया करता था। वह चाहता था जो सीख उसे जिंदगी में ठोकर खाकर मिली वह उन बच्चों को दे, ताकि वो भी अपने सपने निश्चित पूरा कर सके। आज की दूसरी कहानी है पहचान। उन तमाम बड़ी बड़ी बातों के बीच कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, पर फिर भी वो हमें याद रह जाती है। क्यों पता नहीं, पर बस याद रह जाती है। ये किस्सा भी एक ऐसी ही छोटी सी बात का है जिसे कभी किसी ने तैश में आकर कह दिया था, और सालों बाद जब वो बात पलट कर आई तो मैं बस यह सोचता रह गया कि कैसे एक दिन हमारा ही मजाक हम पर हंसने लगता है। बात 2003 की है। मैं क्लास 6वीं में था जब मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था। नए स्कूल में नया माहौल था, और ऐसे ही एक दिन मेरी क्लास टीचर को पता नहीं क्या हुआ कि सबसे पूछने लगी कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। यार, मुझे ऐसे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं थे कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। मतलब आपसे क्या मतलब कि वो क्या करते हैं। खैर, अब उन्होंने पूछ ही लिया था तो सबने एक एक करके बताना शुरू कर दिया। किसी के पापा बैंक में थे, किसी के डॉक्टर। तो माजरा ये था, जिसके पापा जितनी बड़ी पोस्ट पे उसकी आवाज उतनी ही बुलंद। बहरहाल कुछ देर बाद एक लड़की की बारी आई। वो जैसे ही खड़ी हुई सब उसकी तरफ घूर के देखने लगे। पहले तो उसने इधर उधर देखा,
फिर शायद कुछ बोलने ही वाली थी कि एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरी टीचर ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा पूछेंगी कि क्या हुआ, पर उन्होंने बिना कुछ कहे उसके बगल वाली लड़की को खड़े होने का इशारा कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस लड़की ने कुछ क्यों नहीं बोला, और सबसे बड़ी बात कि हमारी टीचर ने उससे क्यों नहीं कहा कुछ। खैर, ये सोचते सोचते लंच हो गया, और जब मैं लंच में अपने दोस्त से मिला तो मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उसने बड़े नपे तिले शब्दों में जवाब दिया, उसके पापा हमारे स्कूल में चपरासी हैं। पहले तो यह सुनकर अजीब सा लगा, पर फिर मैं ये सोचने लगा कि उन दिनों में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी फीस तो अच्छी खासी होती थी, तो फिर एक चपरासी अपनी बेटी को यहाँ कैसे पढ़ा रहा है। मैंने जब अपने दोस्त से ये पूछा तो उसने मुझे बताया कि हमारे स्कूल में स्टाफ के बच्चे की फीस माफ होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मतलब अब आप जितनी भी दुनियादारी सीख जाएं, पर ऐसी बातें किसे बुरी लगती हैं। मैंने तुरंत अपने दोस्त से कहा, अच्छा सोचो, जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो उसके पापा कितने खुश हो जाएंगे ना। मेरे दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा, अरे क्या हो गया एकदम से, क्या सोचने लगे तुम? वो थोड़ा तैश में आकर बोला, यार तरस आता है मुझे उसके पापा पर। वो इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाते हैं, और उनकी बेटी, उसे तो ये बताने तक शर्म आती है कि वो कौन है। फर्जी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो इस पे। देखना, एक दिन वो रोएंगे इसी की वजह से। पूरी रात में सोचता रहा उस लड़की के बारे में कि उसका उस दिन वो ना बोल पाना आखिर गलती किसकी थी। मैं खुद उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था, पर कहीं ना कहीं मैं उसके इस डर को समझता था कि लोग क्या कहेंगे। खैर, देखते ही देखते साल गुजरते चले गए, और कभी अपने फटे हुए बैग को सिलकर, कभी एनुअल फंक्शन में 30 की जगह 10 रुपए देकर वो हमारे साथ आगे बढ़ती रही। बात 2007 की है, 10वीं क्लास। एक बार फिर वही बच्चे, वही सवाल, और एक बार फिर उसी की बारी। मुझे आज भी इस सवाल से चिढ़ थी, पर मैं आज भी कुछ नहीं कर सकता था। बहरहाल वो हिचक के खड़ी हुई, 1-2 सेकंड चुप रही, और फिर जैसे ही उसके बगल वाली लड़की खड़ी होने लगी, उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरे पापा पियून हैं, आप सब तो जानते ही हैं उन्हें। पूरी क्लास अगली कुछ देर तक चुप रही। शायद उन्हें आदत नहीं थी इस जवाब की। खैर, 4 साल लगे उसे सर उठाकर ये जवाब देने में, पर एक सवाल अभी भी था। ये सवाल कि कहीं उसके पापा की वो उम्र भर की मेहनत मेरे दोस्त का किया हुआ वो मजाक बनकर तो नहीं रह जाएगी। कुछ सालों बाद हमें जवाब मिला, और ऐसा मिला कि हम दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। बात 2017 की है। मैं घर आया हुआ था, तो एक दिन
मैंने और मेरे उस दोस्त ने स्कूल जाने का प्रोग्राम बनाया। काफी टाइम हो गया था, तो सोचा देखिए अब कौन कौन से टीचर बचे हैं। तो एक दिन लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग स्कूल पहुंच गए। थोड़ा घूमे उमे तो देखा स्टाफ रूम के बाहर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी चश्मा लगाए हुए खड़ा था। ध्यान से देखा तो वो उस लड़की के पापा थे। हम लोग उनसे मिलने गए और मैंने उनसे कहा, अरे पहचाना अंकल आपने? वो थोड़ी देर तक हमें ध्यान से देखते रहे और फिर धीरे से कहा, आप हमारी बिटिया के क्लास में पढ़ते थे क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आप तो पहचान गए। लेकिन एक सच बात बताओ अंकल, आप न मुझे बिना दाढ़ी के ही अच्छे लगते हैं। मतलब मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, पर आप मुझे हमेशा वैसे ही याद रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा अब दाढ़ी वाड़ी का क्या है, अब तो उम्र हो चुकी है। बिटिया भी बोलती रहती है कि नौकरी छोड़ दीजिए, पर अब कैसे छोड़ दें। ये वो दौर था जब मैं भी थोड़ी बहुत दुनियादारी सीख चुका था। तो मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया जिससे कभी मैं खुद भी चिढ़ता था, अंकल आपकी बेटी क्या करती है आजकल? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर स्टाफ रूम के अंदर चले गए। मेरे दोस्त ने मुझे घूरते हुए कहा, अरे क्यों पूछ लेते हो तुम ये सब? देखा ना उन्हें बुरा लग गया। अपनी गलती को मानते हुए मैं वापस जा ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। मुड़ के देखा तो अंकल के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी। जब पास पहुंचे तो अंकल ने कहा, लीजिए मैडम आ गई। और उस लड़की ने अंकल को घूरते हुए कहा, पापा आपसे कितनी बार कहा है, कम से कम आप तो मुझे मैडम मत कहा कीजिए। शायद 10 साल पहले दिए गए अपने उस जवाब के बाद वो कभी पीछे ही नहीं मुड़ी। मैं थोड़ा हैरान हो गया उसे ऐसे देखकर। मतलब इतने सालों बाद मिले, वो भी ऐसे। तो अपने इमोशंस को छुपाते छुपाते मैंने उससे धीरे से कहा, अरे तुम? और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं। मेरे दोस्त ने उसे कॉन्ग्रेट्स कहा तो उसने अपने पापा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब इनकी वजह से है, ये नहीं होते तो। और ये कहते कहते वो बस एकदम से चुप हो गए। अंकल ने कुछ नहीं कहा, वो बस देखते रहे, हम तीनों को एक बराबर खड़े, और बस देखते ही रहे। कुछ देर बाद जब मैंने उनसे कहा, अरे अंकल क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो अपनी झुर्रियों को समेटते अपनी शर्ट की बाह से अपनी आंखें पोंछने लगे। उम्र हो चुकी थी उनकी, शायद इतनी कि अब अपने आंसू रोकने की ताकत नहीं बची थी। उनकी बेटी उन्हें फिर से कुछ समझाने लगी और मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। शायद हमें कुछ याद आ गया। कितना अजीब है ना, एक आदमी उम्र भर एक स्कूल में चपरासी बनकर निकाल देता है ताकि उसका बच्चा उस महंगे से स्कूल में पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। उसे स्कूल से ना तो कोई पेंशन मिलेगी, ना ही कोई बड़ा पीएफ, पर फिर भी वो जाते जाते मुझे बहुत कुछ सिखा गया।
कि कैसे हम अपने माँ बाप की मेहनत को जिम्मेदारी का नाम देके भूल जाते हैं और कैसे वो हमारी हर भूलने की आदत को हमारा बचपन समझकर भुला देते हैं। मैंने जाते जाते उस लड़की से कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और उसने एक बार फिर सिर उठाकर कहा, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर।